2023 के विधानसभा चुनाव का आखिरी रण राजस्थान और तेलंगाना में हो रहा है। बड़े बड़े वादों और एक दूसरे पर मजाकिया टिप्पणी के बीच राजस्थान का आखिरी सत्र का चुनाव संपन्न हुआ। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की हार पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती ही कह डाला, जिसके बाद ये शब्द खूब चर्चा का विषय रहा। मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में भाजपा ने राहुल गांधी की इस संदर्भ में चुनाव आयोग में शिकायत भी की है। इस पनौती वाले वाकये के अलावा राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव प्रचार की सभी बड़ी खबरों का ब्यौरा लेंगे आज के शो में, जिसका नाम है खबरें चुनाव से। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर। सबसे पहले खबरें राजस्थान से। राजस्थान में बुधवार को सभी बड़े दलों के बड़े नेता मैदान में थे। पीएम मोदी ने जब भीलवाड़ा से भाषण किया तब उन्होंने सचिन पायलट और उनके पिता राजेश पायलट को याद किया। राजेश पायलट को संदर्भित करते हुए मोदी ने कहा कि एक बार राजेश पायलट ने कांग्रेस के गांधी परिवार को चुनौती दी थी, जिसका परिणाम आज सचिन पायलट को झेलना पड़ रहा है। मोदी दरअसल 1998 में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, जिसमें राजेश पायलट वर्सेस सीताराम केसरी ऐसी लड़ाई देखने मिली थी और राजेश पायलट की हार हुई थी। जवाब में सचिन पायलट ने अपने पिता के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए बुधवार रात कहा कि प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है और ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं। मोदी ने अचानक राजेश पायलट को याद किया क्योंकि पिछले चुनाव में गुर्जरों का सारा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला था। इसका श्रेय कईयों ने सचिन पायलट को दिया था, जो राज्य के सबसे बड़े गुर्जर नेता है। बता दें कि परंपरागत रूप से गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं। राजस्थान में प्रदेश की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर लगभग 8 से 9% गुर्जर वोट प्रभावित करते हैं। अगर हम 2018 के चुनाव की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में जहां गुर्जर समुदाय का सबसे अधिक प्रभाव है, वहां गुर्जरों का वोट काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मोदी का पायलट को याद करने वाला बयान गुर्जर मतों को भाजपा की तरफ खींचने का एक प्रयास है। अगली खबर कांग्रेस से। राहुल गांधी भी आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आए। पीएम मोदी पर पनौती वाली टिप्पणी वायरल होने के बाद उनके खिलाफ तमाम भाजपा के नेताओं ने बयानबाजी की, लेकिन अगर उसे किनारे करके देखें तो राहुल ने ढोलपुर और भरतपुर में चुनावी सभाएं की। इसमें राहुल ने जातीय जनगणना का मुद्दा फिर से उठाया। उन्होंने नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आडवाणी को लेकर भारत में धन के बंटवारे का मुद्दा उठाया। इन तीनों को निशाने पर रखकर राहुल ने कहा, जेब कतरा अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। सबसे पहले एक बंदा सामने से आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है, उल्टी सीधी बात बोल देगा। दूसरा पीछे से आता है, ब्लेड से जेब काट लेता है। और तीसरा बंदा देखता है कि जिसकी जेब काटी, अगर उसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। भीड़ को पता लग गया तो उसको धमकाने का काम करता है। अब राहुल गांधी कौन सी उपमा किसे दे रहे थे, दर्शक भली भांति जानते होंगे। राहुल गांधी ने एक दूसरे भाषण में भारत माता के संदर्भ में एक बयान किया था, जिसे भाजपा के आईटी सेल ने गलत तरीके से चलाया। आखिरकार राहुल गांधी ने भारत माता के संदर्भ में क्या कहा था, पूरा वीडियो देखिए। तो सब लोग भारत माता की जय करते हैं, मगर ये भारत माता जो है, ये है क्या? ये भारत की जनता है। जब हम भारत माता की जय करते हैं तो हम भारत माता की जनता की जय करते हैं। आपके माता पिता, उनके माता पिता, हम सब की जय करते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चुनावी मौसम में तेज ही रहता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने बुधवार को अपना दूसरा घोषणा पत्र जारी किया। इसे दूसरा घोषणा पत्र कहा जा रहा है क्योंकि पहले से ही गहलोत ने 7 गारंटी की घोषणा कर दी है। मतदान से 4 दिन पहले कांग्रेस ने अपना 85 पन्नों का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें वे वेलफेयर स्कीम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसमें किसानों के लिए एमएसपी कानून और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियां शामिल थी। इसमें शामिल है 4 लाख सरकारी नौकरियां। इसके अलावा मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में दिन बढ़ाकर 150 को बढ़ा दिया गया है। सरकार का दावा है कि वे 10 लाख नई नौकरियां प्रदान करेगी। बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद ग्राउंड पर मौजूद हो। राजस्थान का चुनावी मूड समझना है तो जयपुर के 3 बड़े पत्रकारों से समझिए। द वायर की सीनियर एडिटर और एंकर आरफा खानम शेरवानी के स्पेशल चुनावी कवरेज में।
जब प्रधानमंत्री के स्तर से इस तरह की बात हो कि बहुत ही हिंसक बयान था ये उनका, जब उन्होंने कहा कि फांसी दे दो, एक लोकतंत्र में जिसकी आत्मा ही यही है कि चुनाव होना चाहिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जरूरी हैं, ऐसे में वो फांसी देने की जब बात करते हैं तो आप उसे राजस्थान के चुनाव के मद्देनजर कैसे देखते हैं? मैं उसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं और मैं मानता हूं कि देश में जो राजनीति में जो संवाद हो रहा है, जो डिस्कोर्स है, उसका जो स्तर है वो किस हद तक अब गिरने लगा है कि हिंसा कई बार होती थी पहले भी चुनावों के दौरान, पर वो एक एबरेशन होता था, एक एक्सेप्शन होता था। अब ऐसा लगता है कि डर और भय का माहौल कायम करना ये कई नेताओं का एक तरह से एक अनस्टेटेड एजेंडा बनता जा रहा है। पीएम मोदी की अगर मैं सोच की बात कहूँ तो वो संभवतः राज्य सरकार पर कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पर एक्शन लेना था, दंड देना था, नहीं दिया गया। ऐसे में अब वोट की चोट कीजिए या जो भी उन्होंने जो बयान दिया फांसी वाला। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पिछले 10 सालों में इस मॉडल के लोग जो अभी तक उत्तर प्रदेश या मैं कहती हूँ गुजरात या बाकी देश के हिस्सों में पाए जाते थे, राजस्थान में भी इस तरह के लोग पनप रहे हैं? देखिए, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये नहीं कह सकता कि इस तरह के लोग नहीं होंगे, बट ये बहुत कम संख्या में है। हाँ, ऐसी कोई इनकी बहुत बड़ी संख्या नहीं है कि लोग इस तरह की बात करते हो। यहाँ लोगों को, जैसे आपने कहा पहनावे और उसकी, प्रधानमंत्री ने एक और भाषण में पहले कहा था पहनावे से पता पड़ जाता है कौन है। अभी आप मेवात से आए हैं, आप मारवाड़ जाइए, आप बता नहीं पाएंगे कि कौन राजपूत है कौन मुसलमान। पूरी वीडियो द वायर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, दर्शक वो देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा कन्हैयालाल हत्याकांड का। अप्रैल में उदयपुर में हुई इस निर्दयी हत्या को सांप्रदायिक रंग दिया गया। पूरे चुनाव प्रचार में भले वो अमित शाह हो, खुद पीएम मोदी या कोई और, सभी ने कन्हैयालाल की मौत पर वोट मांगने का काम किया। हालांकि कन्हैयालाल के बेटे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पिता की मौत का राजनीतिकरण ना हो और आरोपियों को सजा मिले। गौर करने वाली बात है कि कन्हैयालाल हत्या का केस एनआईए के पास है, जो कि केंद्र के अधिनियम आने वाली संस्था है। चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की खूब कोशिशें हुई। ये सिलसिला आखिरी दौर में भी चला। जयपुर के हवा महल से भाजपा प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि जिहादी, आतंकवादी, माहौल खराब करने वाले लोगों को डरने की जरूरत है। जी हाँ, ये वही विधायक है जो द वायर के सवालों से भाग गए थे। इंटरव्यू आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाल मुकुंद आगे कहते हैं कि मैं हनुमान जी का सेवक हूँ। इन सबको खत्म करने के लिए गदा चलेगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को मदरसे की ज़मीन, कब्रिस्तान की ज़मीन और वक्फ बोर्ड ने फंड के नाम पर उलझाए रखा है, जिसे अंग्रेजी में डॉग विसल कहते हैं। उसी प्रकार से बाल मुकुंद आचार्य दिखे। वो अकेले नहीं थे। योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान प्रचार में ध्रुवीकरण की कोशिश की। आइए सुनते हैं यूपी के मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया। तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा, एक गरीब कहां जाएगा? उनको विश्वास दिलाने के लिए हमें कुछ दिनों के लिए नारा बदलना पड़ा था। हम लोगों ने तब कहा था, रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा हटाएंगे। और गुलामी का ढांचा हटा ना, और गुलामी का ढांचा हटने के बाद फिर हम लोगों ने पुराना नारा दोहराया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आप मुझे बताओ, इनमें से यहां पे कितने लोग हैं जिनको विश्वास है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? राजस्थान चुनाव तो 25 को संपन्न होंगे, लेकिन तेलंगाना में चुनाव 30 नवंबर को होंगे। उसके पहले यहां पर भी चुनावी हलचलें तेज है। भाजपा भले ही तेलंगाना में कमजोर हो, लेकिन यहां पर भी वे सांप्रदायिक कैंपेन से ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के जनगांव में चुनावी रैली के दौरान केसीआर, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को मुफ्त में अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करवाएंगी, ऐसा कहना था गृह मंत्री अमित शाह का। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की गई।
लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस और बीआरएस ही मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। यहाँ तेलंगाना राज्य बनाने के बाद दूसरा चुनाव है, तो जो शुरुआती दिनों में तेलंगाना प्राइड की बात पर बीआरएस को वोट मिलता था, वो इस बार नहीं मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये युवा नेता केसीआर की ताकत कम कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं खबर हैदराबाद से। एमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। एमआईएम को अक्सर कांग्रेस की तरफ से भाजपा की बी टीम बोला जाता है। ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच में गोशामहल सीट से चुनाव नहीं लड़ने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीत रही है। उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगते हैं कि एमआईएम के चलते कांग्रेस हार गई। ओवैसी ने इस पर सवाल दागते हुए पूछा कि हम नहीं लड़े थे और वे अमेठी में हार गए, भाजपा की स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। ओवैसी का कहना एक तरफ, लेकिन ये बात भी सच है कि तेलंगाना में जहां एमआईएम सबसे मजबूत है, यहाँ वे केवल 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में जहां वे कमज़ोर है, वहां उन्होंने 25 और 44 सीटों पर चुनाव लड़े थे। जैसा जिसका चुनावी समीकरण। लेकिन एमआईएम के खेमे से एक और खबर आ रही है। चंद्रायागुटा से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की हैदराबाद की एक रैली में हंगामा हुआ और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अफसर को स्टेज पर से ही धमका दिया और उसे वहां से चले जाने की बात कह दी। इस मामले में पुलिस अधिकारी ने अकबरुद्दीन ओवैसी से राज्य में लागू आचार संहिता का पालन करने की मांग की थी। ये घटना एक कैमरे में भी दर्ज हुई और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। हैदराबाद में पुलिस इंस्पेक्टर ड्यूटी पर था और उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित कर रहे अकबरुद्दीन ओवैसी को सीधे तौर पर बताया कि उनका समय समाप्त हो गया है। उन्होंने आचार संहिता की समय सीमा का उल्लंघन किया है, ऐसा कहना था उस पुलिस अफसर का। इसके बाद ओवैसी आग बबूला हो गए और उन्होंने मन से ही धमकाना शुरू कर दिया। एमआईएम, भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस के बीच इस राज्य को कौन जीतेगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चुनावी खबरों के इस सिलसिले में इतना ही। मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम मैं समझता हूँ पीछे नहीं है, काफी आगे बढ़ चुके हैं। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।